और दोस्तों ये जो आप मकबरा देख रहे हैं मेरे पीछे, बताया जाता है कि ये गयासुद्दीन बलबन, जिसे गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था अपने हयात रहते समय। और आज के टाइम पर आप देख सकते हैं इस मकबरे का हाल किस तरह से ख़राब हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको अगर मैं कुछ दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट। बताया जाता है कि इस्लाम का पहला मेहराब और पहला गुंबद यहीं पर देखा गया था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। जो सुल्तान बलबन ने सजदा पेबोसी का जो नियम लागू किया था, काफ़ी उलमाए और काफ़ी बुजुर्ग लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे सुल्तान से, क्योंकि ये एक ऐसा कानून, ऐसा नियम बनाया था। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम आसपास में अपने चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको खंडर नज़र आएंगी, टूटी दीवारें नज़र आएंगी। जब सुल्तान इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ उसके तुरंत बाद ही रज़िया सुल्तान, जो कि उनकी बेटी थी। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ एक और ऐतिहासिक, एक और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के पास, जो कि है मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसका जो सफ़र रहा है वो गुलाम से लेकर दिल्ली के सुल्तान तक रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गयासुद्दीन बलबन का, जो कि गुलाम वंश के 9वें सुल्तान रहे हैं दिल्ली से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अभी इस बलबन के मकबरे के अंदर, जो कि एक छोटा सा आप किला बोल सकते हो, जो कि पूरी तरह से अभी खंडित हो चुका है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जमाली कमाली है। अगर आपको यहाँ पे आना हो कभी तो ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में पड़ता है। और ठीक जमाली कमाली के जो मस्जिद है, लास्ट टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं वो भी आई बटन पे जाकर। बट इसी के सामने आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा गेट दिखेगा। इसके अंदर आने के लिए एंट्री गेट यही है, और यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट, कोई प्राइस अभी तो नहीं है फ़िलहाल, बाकी आगे का कोई पता नहीं। इसके अंदर आने का और भी गेट है जो अभी बंद है, मेन गेट की तरफ भी है लेकिन वो अभी बंद पड़ा हुआ है। इसको ओपन कर रखा है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ से आप आ सकते हैं। और मैं भी, हम लोग भी यहीं पे आए हैं, तो मैं आ चुका हूँ पूरा अभी अंदर की तरफ। दोस्तों ये गेट है, देख सकते हैं आप, यहाँ से लेडीज़ जा रही हैं, तो यहाँ से आ सकते हैं आप लोग। और इसके आते ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कब्रें आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये है, और यहाँ पे भी है कुछ 2-3 कब्रें। और यहाँ से आपको पूरा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ खंडर का पार्ट जो भी है, देख सकते हैं किस कदर ये खंडर हो चुका है पूरा। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर की तरफ और आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, इस जगह के बारे में बताऊँगा हिस्ट्री, जो कि गयासुद्दीन बलबन के समय का ये पूरा महल हुआ करता था। और उस टाइम पे बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही शानदार बाज़ार भी लगा करता था, जो आज के तौर पे तो आपको महल ही नहीं दिखेगा। पहली बात तो कोई दीवार ही मुकम्मल नहीं है, इतना ज़्यादा ये खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। हालांकि बस आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत देख के कि ये क्या हो सकता है। रूम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये रूम होगा। जो महल का ये पार्ट है पूरा, ये रूम का पार्ट है। और साथ में यहाँ पे भी आप देखेंगे इसके पास, अभी हम जिधर इस तरफ जाएंगे मकबरे की तरफ, फ़िलहाल इससे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ, ये भी महल का हिस्सा है। और यहाँ पे भी रूम आप देख सकते हैं किस टाइप का ये रूम हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये देखें अंडरपास में थोड़ा डाउन में है ये। और साथ में यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक जीना देखने को मिलेगा, जिससे ये पता लगता है कि इसके ऊपर भी एक फ्लोर था, छत हुआ करती होगी यहाँ पर। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर कोई छत भी नहीं है और ना ही कोई मुकम्मल जगह बची हुई है अभी। तो दूर दूर तक आप देखेंगे तो पूरी खंडर ही खंडर नज़र आएगी, और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर झाड़ नज़र आएंगे, जंगलात नज़र आएंगे थोड़े बहुत। इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, बट अभी ASI के ज़रिए ASI ने यहाँ पे साफ़ कर दिया है, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। और आप यहाँ पर आके घूम भी सकते हैं। साथ में आपको वो दिखा दूँ, वहाँ पे अभी देखो काम कर रहे हैं मज़दूर, तो उसको थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं, उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उस दीवार को। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो हम आसपास में अपने चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको खंडर नज़र आएंगी, टूटी दीवारें नज़र आएंगी, नष्ट हुआ दीवार नज़र आएगा। साथ ही में आप मेरे साइड में आप ये देखेंगे, ये एक कमरे की तरह है। ये कमरा आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं ये पूरा। इस तरफ भी आप देखेंगे तो कुछ अवशेष आपको नज़र आएंगे उधर की तरफ। और इस तरफ भी आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ दीवारें ऐसी टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो अपने आप को सजदा करवाता था अपने लोगों के द्वारा, आम लोगों से भी, और अपने जो उनके मंत्रिमंडल थे या उनके जो साथ रहते थे सभी लोगों से वो सजदा करवाता था। और यहाँ तक कि करवाता था, सजदे के साथ साथ वो बोसा भी दिलवाता था अपने पैरों का। लोग क्या करते थे, उसके पैर भी चूमते थे और उसके सामने सजदा करते थे, सर झुकाकर जाते थे और पैर चूमते थे। उसके बाद ही उससे कोई मुलाकात कर पाता था।
तो मैं अभी आपको वो बताऊंगा आगे की स्टोरी। तो ये भी एक रूम की तरह है और यहाँ पे भी 2 रूम की तरह है इसके अंदर। अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो रूम आप देखेंगे दोस्तों, इसमें भी 2 कोठरी का आपको नज़र आएगी। देखें, तो इसके ऊपर भी छत हुआ करता था। किसी ज़माने में बहुत ही आलीशान जगह हुआ करती थी ये। तो जो बादशाह था उसने अपने आप को ये खुदा का एक नुमाइंदा घोषित कर दिया था लोगों के बीच, जिसकी वजह से लोग उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि लोगों में इंसाफ भी करता था। और आगे भी सेम वैसे ही है, कोई फ़ायदा नहीं अंदर जाने से, काफ़ी ज़्यादा अंदर है ये। अभी तो थोड़े बहुत जंगल आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बीच में ये पूरा जंगलों से भरा था। हाल ही में इसको एएसआई ने क्लियर करा है काट पीट के। अभी भी इसके अंदर काम चलता है, सफाई होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक महल का रूम है। आप देख सकते हैं ये पीछे से है, मैं इसको आपको थोड़ा सा फ्रंट से दिखा दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको मकबरा दिखाते हैं और फिर उसके बारे में और बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका मेन गेट, मकबरे का, बलबन के मकबरे का जो मेन गेट है वो यही है। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे एक गेट है, तो वो बंद पड़ा हुआ है गेट, और इस गेट के अंदर से हम जाएंगे। हमारे सामने ही महल है और वो मकबरा है बलबन का। तो ये गेट आप देख सकते हैं, गेट तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। यहाँ हवा भी बहुत प्यारी आ रही है। तो ये गेट है दोस्तों, ठीक इसके सामने आप देखेंगे एक और गेट है, तो वहाँ से अभी बंद है। मैं आपको इसके अंदर का गेट का व्यू दिखा दूँ, तो आप ये देख सकते हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर काम किया है और इनको थोड़ा बहुत रिनोवेट कर दिया है। तो देखेंगे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा भी लग रहा है। जो आप छत देखेंगे तो छत इसका टोपी के नुमा बना हुआ है। इसका अभी मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जो बहुत ही प्यारा लगेगा बाहर की तरफ से। देखें मेरे सामने आप, ठीक आप देख सकते हैं, ये वो मकबरा है बलबन का। बताया जाता है कि महल भी है और मकबरा भी है साथ में इसके। ये वो गेट है जिसकी दूसरी तरफ, ठीक इसके इस तरफ देखेंगे आप, ये रोड है जो कुतुब मीनार वाला रोड है, मेन रोड है ये। और इसके साथ ही साथ आप इधर देखेंगे ये पूरा आपको मलबा दिख रहा होगा, खंडर दिख रहा होगा। तो ये पूरे महल का ही पार्ट है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट बचा हुआ है। दोस्तों, ये जो मकबरा बना हुआ है वो इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में बना हुआ है और इतिहास में इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहीं पर बताया जाता है कि इस्लाम का पहला मेहराब और पहला गुंबद यहीं पर देखा गया था भारत के अंदर, जो कि आज के टाइम पर वो गुंबद आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर कभी गुंबद हुआ करता था बहुत बड़ा, जो कि आज के टाइम पर नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनली गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गियासुद्दीन बलबन थे वो तुर्क के रहने वाले थे। तो बात है उस दौर की जब दिल्ली पर हुकूमत कर रहे थे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। ये दोनों गुलाम वंश से ही ताल्लुक़ रखते थे, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन इनका जो मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। ये इलबारी तुर्क थे और जब ये छोटे थे तब मंगोलों ने इन्हें पकड़ लिया था और गजनी ले जाकर उन्हें बसरा के सूफी ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। और बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी उसके साथ और 99 गुलामों को लेकर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बेच देते हैं। तो उन सभी को अलग अलग काम दे दिया, और उस बच्चे को भी जो बलबन के नाम से था उसको भी यहाँ पर काम दे दिया, पानी पिलाने का काम दिया था। तो इस बलबन की जो शुरुआत थी आप देख सकते हैं किस तरह थी। पानी से स्टार्ट किया इन्होंने पिलाना, और धीरे धीरे उनने बहुत मेहनत करी और इससे खुश होकर सुल्तान ने इसकी उपाधि जो थी और थोड़ी बढ़ा दी। सुल्तान इल्तुतमिश के पीरियड में 40 लोगों का एक दल हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था चेहलगानी। 40 के 40 तुर्की लोग थे, और ये 40 एक आप बोल सकते हो कि सलाहकार हुआ करते थे सुल्तान के। जब सुल्तान इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ उसके तुरंत बाद ही रज़िया सुल्तान, जो कि उनकी बेटी थी, उन्होंने दिल्ली का शासक पे अपना हुकूमत जारी रखा। रज़िया सुल्तान के शासनकाल के दौरान इनको अमीर शिकार का पद मिला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था उस टाइम में, जिसके पास सैनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां भी थी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वहाँ तक वो पहुँचे थे। रज़िया सुल्तान की हुकूमत देखकर जो 40 लोग थे, चेहलगानी जिसको बोलते हैं, और उसी 40 लोगों में भी ये शामिल थे बलबन। उनको खुश होकर उनकी मेहनत को देखते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने उन 40 लोगों में शामिल कर दिया था और अच्छी खासी उपाधि दे दी थी। कुछ सालों के बाद इन्हीं 40 लोगों ने मिलकर
बताया जाता है कि उनका और उनके पति का जो था शौहर का हत्या करवा दिया था। फिर उनके भाई ने गद्दी संभाली दिल्ली का। बताया जाता है कि इस दौर में जो बलबन गयासुद्दीन बलबन थे, ये इतना ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि ये अपने इशारों पर ही सुल्तान को बदल दिया करते थे। बताया जाता है कि रज़िया सुल्तान के बाद इन्होंने 3 सुल्तान को गद्दी से उतार दिया और चौथे सुल्तान को बैठाया नसरुद्दीन शाह। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन का जो जन्म है वो एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम। बताया जाता है कि 1203 या 6 के बीच में हुआ है, एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम है। इनकी जो हुकूमत रही है वो 1266 से लेकर 1286 के बीच में रही है। 1246 से लेकर 1265 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया और ख़ुद को उसका वज़ीर बना लिया। फिर गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटियों में से एक की शादी सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ कर दिया था और धीरे धीरे ऐसे ही बलबन ने अपने रिश्तेदारों को अलग अलग पदों पर नियुक्त कर दिया था, जो बड़े बड़े पद थे। जैसे कि उसने अपने चचेरे भाई शेर खान को लाहौर की जागीर दे दी थी और अपने भाई किसुल खान को लॉर्ड चैम्बलर अमीर हाजिब के रूप में स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों, ये गेट है जहाँ से अभी मैं आया हूँ, ये मेन गेट है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और इसका जो ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे तो वो एक टर्बन की तरह है और इसी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टूटे खंडरात आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देखें, ये है वो मकबरा। आप देख सकते हैं इसका जो गेट कितना बड़ा गेट है, 3 मेहराबों वाला गेट है। सेंटर में गेट है जहाँ से हमको एंट्री करना होगा। इसके अंदर चारों तरफ गेट है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसको। और पहले इसका आप देखो हाइट, कितना बड़ा हाइट है इसका। इसमें जितने भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सब तो ख़त्म ही हो चुकी है, बस खंडर ही बच गया है। और ले दे के पूरे एरिया के अंदर ले दे के यही एक बचा हुआ है, जिसको हम आज की डेट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो इसका कुछ ये देख सकते हैं आप, ये बचा हुआ है, 1-2 टाइल्स बोल सकते हैं आप। जो इसकी बाहर की खूबसूरती थी वो इससे थी। और ये जो चीज़ है, बाकी तो आप देख सकते हैं कैसे ख़त्म हो चुकी है। इस पे किसी ज़माने पे इस पे बड़ी बड़ी नक्काशियाँ, अच्छी अच्छी डिज़ाइन हुआ करती होंगी, बट आज के टाइम पर यहाँ पर नहीं है। अगर होगा तो मैं अंदर आपको लेके चल रहा हूँ, तो दिखाता हूँ वो कैसा होगा। तो ये अभी गेट पे हम चल रहे हैं। ये देख, बहुत ही बड़ा मकबरा आप देख सकते हैं, जिसका छत नहीं है। इसकी खोज जो है वो 20वीं सदी में करा गया था, इस मकबरे की खोज गयासुद्दीन बलबन के। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मकबरा। चलते हैं पास में और इसको दिखाते हैं। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के इंतकाल के बाद तुरंत ही बलबन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो इसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो लगभग इसकी उम्र 50 साल की थी 1266 में, और इसने अपने आप को ही गयासुद्दीन बलबन की उपाधि दी। जब ये सुल्तान बने तो इनको पता था कि ये जो 40 जो दल थे, ये बहुत ही डेंजर लोग हैं, जो चाहे वो कर सकते थे। कभी भी ये लोग तख्ता पलट सकते हैं किसी का भी। तो सबसे पहले इन्होंने ये जो 40 दल थे ना, इनको तोड़ा, इनको हटा दिया, मरवा दिया। गयासुद्दीन बलबन के पीरियड के दौरान ही भारतीय सीमाओं पर मंगोलों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होने लगा, खास करके बंगाल की तरफ। तो इससे चिंतित होकर बलबन ने अपने एक खासम खास आदमी को भेजा, मंत्री को, उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए। तो जब वो बंगाल गए तो वो युद्ध वो हार गए और मंगोल वहाँ पे लूटपाट करके वापस फिर चले गए। तो जब पता चला कि ये जंग हार गए तो सुल्तान जो थे बलबन, वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम था मोहम्मद खान, उनको यहाँ से भेजा। और उनके साथ ही अमीर खुसरो, जो कि गयासुद्दीन बलबन के बेटे के दोस्त थे। अमीर खुसरो वही हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे। तो जो ये अमीर खुसरो हैं और मोहम्मद खान, बलबन का जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, इनकी ये दोस्ती थी, ये दोनों दोस्त थे। तो इनके साथ ये बंगाल कूच कर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मंगोलों से युद्ध किया और वो जंग वो जीत गए। और उसके साथ ही वहाँ पर वो गयासुद्दीन बलबन के जो बेटे थे बड़े, वो उस जंग में शहीद हो गए। हालांकि वो जंग जीत गए थे। बेटे की मौत की खबर सुनकर गयासुद्दीन बलबन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गए, काफ़ी उदास रहने लगे। जब गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे को बंगाल भेजा था तो अपने दोनों बेटों को भेजा था। एक ये जो बेटे थे वो बड़े बेटे थे। गयासुद्दीन बलबन ने बहुत पहले ही सोचा था कि मेरे बाद जो तख्त पे बैठेगा वो मेरा बड़ा बेटा बैठेगा। तो जब बड़ा बेटे का इंतकाल हो गया तब गयासुद्दीन बलबन ने सोचा कि मैं अपने छोटे बेटे को बैठा देता हूँ। तो जब छोटे बेटे को ये बात बोली कि अब इस गद्दी पे तुम्हें बैठना है, तब ये सुन के वो खौफ में आ गए थे और उनको ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ बुरा हो जाएगा, उल्टा सीधा कुछ होगा। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसके कारण वो वहाँ से यहाँ आए नहीं।
और उसी के बाद उन्होंने अपने पोते को गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था कैकूबाद। उसको गद्दी पर बैठा दिया और कुछ ही साल के अंदर गयासुद्दीन बलबन का इंतकाल हो गया। और दोस्तों, नसरुद्दीन शाह जो थे वो एक बहुत ही शांतिपूर्वक शासक थे और वो खाली टाइम में, बताया जाता है कि खाली टाइम में वो कुरान की आयतों की नकल किया करते थे। और जब वो शासन में बैठे थे तो उन्होंने अपनी शासन की जो बागडोर थी वो गयासुद्दीन बलबन को दे दी थी। उसी के साथ नसरुद्दीन शाह ने गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खान नाम की एक उपाधि दे दी थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद को समय में ही गयासुद्दीन बलबन ने मंगोलों के कमांडर, जिसका नाम था हलाकू खां, उससे समझौता करके पंजाब में समझौता करके वहां पर शांति कायम करी थी। गयासुद्दीन बलबन ने एक जासूसी प्रणाली स्थापित करी थी। वो चाहता था कि हर कोई उसका वफादार रहे। सुल्तान के पास बहुत ही मजबूत व्यवस्थित एक गुप्तचर व्यवस्था थी। उसने अपने हर एक विभाग के अंदर एक गुप्त जासूस रखा था जो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान को जवाब दिया करते थे। 1275 में जब बंगाल का जो गवर्नर था तुगरुल खान, उसने दिल्ली का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, अपने आप को वो आज़ाद घोषित कर दिया था। तब गयासुद्दीन बलबन ने अवध के गवर्नर को वहां भेजा उससे युद्ध करने के लिए, लेकिन वो उस युद्ध को हार गए। और फिर उसके बाद एक और सेना गयासुद्दीन बलबन ने भेजा, लेकिन वो सेना उससे युद्ध हार गए। उसके बाद बलबन खुद एक तीसरी सेना के साथ बंगाल गए और वो जो गवर्नर था तुगरुल खान, उसको और उसके अनुयायियों को मारकर उस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे को, जिसका नाम बुगरा खान था, उसको वहां का गवर्नर बना दिया। जो सुल्तान बलबन ने सजदा पेबोसी का जो नियम लागू किया था, काफ़ी उलमाए और काफ़ी बुजुर्ग लोग काफ़ी नाराज हुए थे सुल्तान से, क्योंकि ये एक ऐसा कानून, ऐसा नियम बनाया था जिसमें लोग सुल्तान को सजदा करते थे और उसके कदम को चूमा करते थे, बोसा देते थे कदमों को, जिसके खिलाफ काफ़ी सारे उलमाए और बुजुर्ग इसके खिलाफ थे। क्योंकि सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, इस्लाम के अंदर ऐसा मानना है कि खुदा के सिवा और किसी को आप सजदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आप जो मकबरा देख रहे हैं, कब्र, अभी तो आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एएसआई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और इसको रिनोवेट करके बना दिया है। कुछ समय पहले ये भी पूरी तरह से टूट चुका था, खंडर हो चुका था। अभी तो आपको दिख रहा होगा ताज़ा ताज़ा पत्थर। और दोस्तों, ये जो आप मकबरा देख रहे हैं मेरे पीछे, बताया जाता है कि ये गयासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे मोहम्मद खां का ये मकबरा है। जब वो शहीद हो गए थे तो उनको लाकर इसी परिसर में, यहाँ पर आंगन में इनको दफनाया गया था। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, और ये वो मकबरा है जिसे गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था अपने हयात रहते समय। और आज के टाइम पर आप देख सकते हैं इस मकबरे का हाल किस तरह से ख़राब हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको, अगर मैं कुछ दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत अवशेष नज़र आएंगे जो इस पर कलाकृति डिज़ाइन बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप पीले कलर की ये नीली टाइल्स भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे ये पता लगता है ये तुर्की डिज़ाइन स्टाइल में बनाया गया है। और साथ ही साथ ये देखें। और दोस्तों, बताया जाता है, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस मकबरे से, इस कब्र में से खुशबू आती है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि यहाँ से खुशबू आती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि और बताया जाता है कि शाम के टाइम, इवनिंग के बाद ही इसमें खुशबू आती है। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर किसी समय कोई बुजुर्ग आदमी रात के समय आकर यहाँ पर इत्र छिड़कता था, इत्र लगा दिया करता था, जिसकी वजह से पूरा दिन जो था खुशबू में तर रहता था ये। और दोस्तों, अगर मैं आपको मकबरा दिखाऊं तो आप इसके नीचे देखेंगे तो कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप नज़दीक में आके दिखाओ तो मैं थोड़ा सा इधर, ये देखें, यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे। वैसे तो जैसा कि बेसिकली मकबरों पे लिखा रहता है, और मकबरे पे भी लिखा रहता है, दीवारों पे भी लिखा रहता है, तो दीवारों का तो कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, बट थोड़ा बहुत हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर। और दोस्तों, ये मकबरे का पीछे का साइड है, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। गेट के जो थोड़े से आपको यहाँ पर ये अवशेष नज़र आएंगे, इससे पता लगता है कि यहाँ पर मतलब एक बहुत ही बड़ा उस टाइप का गेट यहाँ पर भी था, जो आज के टाइम पे तो अब है ही नहीं, और ये पूरा खुला मैदान बन चुका है। जैसा कि दोस्तों, इस मकबरे के अंदर गयासुद्दीन बलबन का मकबरा नहीं है, और वैसे बेसिकली डोम के नीचे ही होता है, मकबरे के नीचे सेंटर में यही होता है। तो हो सकता है इसके अंदर हो और ये बराबर हो गया हो, पता ही नहीं चल रहा होगा। अगर ये खुदवाएंगे तो हो सकता है कहीं निकल जाए, बट अभी तो फ़िलहाल पूरा सपाट है। तो दोस्तों, ये वाला जो गेट है, ये मेन गेट है यहाँ मकबरे के पास आने के लिए, देख सकते हैं आप। और ये थोड़ा नीचे डाउन में है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा डाउन की तरफ है। और अभी मैं जहाँ
और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, आई थिंक 8-10 फीट ऊपर में हूँ मैं। तो यहाँ से आपको ये खंडरात नज़र आएंगे, ये जितने भी यहाँ पे खंडर है आप देख सकते हैं यहाँ से। और हम लोग इधर से आए थे और यहाँ से आने के बाद ये आप देखेंगे तो ये वो मकबरा है। सो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।